डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास होने जा रही है। उसमें 8th क्लास हम ले रहे हैं। 8th क्लास में चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा है उसका नेम है ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी में हम आज जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक हमारे ये हैं। कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी का फैलता हुआ शासन, ये देखेंगे हम। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, जैसा कि आप जानते हो कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है, यानी टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वार विद द मराठास। मराठा के साथ में अंग्रेजों के जो युद्ध हुए थे, कंपनी के जो युद्ध हुए थे, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा द क्लेम पैरामाउंटेंसी, एक पॉलिसी है पैरामाउंटेंसी की, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक अनदर पॉलिसी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी ने चलाई थी, उस पॉलिसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो लेट अस सी ओवर टॉपिक कंपनी रूल एक्सपेंड्स। Let us discuss company rule expands। कंपनी का फैलता हुआ शासन, कंपनी ने अपने रूल को एक्सपेंड किया, उसका एक्सपेंशन किया। किस प्रकार एक्सपेंशन हुआ कंपनी रूल का? इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की जो प्रक्रिया है उसको अगर देखें, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है, कुछ जो एस्पेक्ट्स है वो इमर्ज होते हैं, हमारे सामने आते हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। किसी अनजाने इलाके में कंपनी ने सीधे ही सैनिक हमला प्राय नहीं किया। Instead, it used a variety of political, economic and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdoms। उसने किसी भी इंडियन किंगडम का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का उसने इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स को उन्होंने जो है अपनाया। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जो 1764 में हुआ था, बक्सर की लड़ाई के बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, भारतीय रियासतों में कंपनी ने रेजिडेंट तैनात कर दिए। बक्सर की लड़ाई के बाद में कंपनी ने इंडियन स्टेट्स में रेजिडेंट्स को अपॉइंट किया। देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स, ये क्या थे? ये जो इंडियन स्टेट्स में रेजिडेंट्स नियुक्त किए थे वो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स थे। एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उनका काम क्या था? उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना था, उसके आगे ले जाना था। फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी थ्रू द रेजिडेंट्स के माध्यम से द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। जो इंटरनल अफेयर्स थे इंडियन स्टेट्स के, उसमें कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे इंटरफेयरिंग करने लगे। दैट राइट टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन, अगला राजा कौन बनेगा और किस पद पर किसको बिठाया जाएगा,
इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर जो है डिसाइड करते थे। द ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। किसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बिठाया जाएगा, किसको थ्रोन किया जाएगा, ये भी वो डिसाइड करने लगे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स इनटू ए सब्सिडियरी अलायंस। कई बार कंपनी ने रियासतों के ऊपर जो सब्सिडियरी अलायंस थी वो भी थोप दी थी, फोर्स किया। जो एक ये जो कंपनी की एक संधि है, सहायक संधि। सहायक संधि के द्वारा जो है टेरिटरी को या भारतीय स्टेट्स को वो अपने कंट्रोल में ले सकते थे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस। इसका मतलब क्या है? इस अलायंस के मुताबिक इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी इंडिपेंडेंस आर्मी रखने का अधिकार नहीं रहता था। जो रियासत इस अलायंस को एक्सेप्ट कर लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, उसकी खुद की सेना नहीं रहती थी, कंपनी की सेना ही उसको प्रोटेक्ट करती थी। बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज supposed to maintain for the purpose of this protection। लेकिन सहायक सेना के रखरखाव के लिए वे कंपनी को पैसा देती थी, पैसा देना पड़ता था। जो भी ट्रूप्स उनके प्रोटेक्शन के लिए रखी जाती थी उसके बदले में उनसे पैसा लिया जाता था। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर्स जो है मैक पेमेंट करने में फेल हो जाते थे, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो जुर्माने के तौर पर उनका जो इलाका होता था कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी जो भी उसकी टेरिटरी होती थी वो टेकन अवे कर ली जाती थी पेनल्टी के तौर पर। फॉर एग्जांपल व्हेन रिचर्ड वेलेजली वाज गवर्नर जनरल। एग्जांपल देखते हैं, जब 1798 से 1805 में गवर्नर था रिचर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली जब गवर्नर जनरल था उस समय क्या हुआ था? द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। जब वेलेजली जनरल था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए फोर्स किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे, उसके पास में पैसा नहीं था टू पे द सब्सिडियरी फोर्सेस। जो सहायक सेना रखी जाती थी कंपनी की ओर से उसकी रियासत में, उसके बदले में उसको पैसा देना पड़ता था और वो पैसा जो है उसके पास में नहीं था, इसलिए उसका राज्य जो था उसने उसको अंग्रेज़ों ने जो है क्या किया, उसका राज्य जो है ले लिया, हड़प लिया। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके जो है वो छीन लिए गए। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान शेर मैसूर के रूप में टाइगर ऑफ मैसूर भी इसको कहा जाता है। द कंपनी resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दे रहा था, it saw a threat
जब उसको थ्रेट लग रहा था तो कंपनी ने प्रत्यक्ष जो सैनिक टकराव थे, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन थे, उसका रास्ता भी उसने अपनाया। This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात जो है हम समझ सकते हैं। Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782. हैदर अली, इसका जो शासनकाल जो था वो 1761 से 1782 था, और इसके अलावा his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. इसके अलावा उसका फेमस सन था टीपू सुल्तान, शासनकाल उसका जो था वो था 1782 to 1799। काफ़ी शक्तिशाली ये हो चुके थे। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबली ट्रेड ऑफ द Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. मालाबार तट पर होने वाला जो ट्रेड था मैसूर रियासत के नियंत्रण में, कंट्रोल में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची वहाँ से वो खरीदती थी। पर कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डामोम, ये मालाबार तट से कंपनी जो है परचेज करती थी पेपर एंड कार्डामोम को, इलायची और काली मिर्च। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom. 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले जो शिप्स थे उन बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची को एक्सपोर्ट करने से उसने रोक दिया। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और इसके अलावा सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ ट्रेड करने से मना कर दिया, दिस अलाउड कर दिया। ही आल्सो एस्टेब्लिश ए क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया, और इसके अलावा उसने भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, उनके साथ में भी रिलेशनशिप विकसित किए। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और उनकी मदद से अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन किया था। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, तो फ्यूरियस हो गए ब्रिटिश। टीपू सुल्तान ने जो ये स्टेप्स उठाए उससे ब्रिटिश वर फ्यूरियस हो गए, यानी उनसे जलने लगे या क्रोधित हो गए, एंगर हो गए। दे सा हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, एरोगेंट कहते हैं कमंडी, जिसको घमंड होता है, एंड डेंजरस, और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड, तो अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को जो है कंट्रोल करना, कुचलना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल एंड क्रश, इनको क्रश किया जाना ज़रूरी है, कंट्रोल किया जाना ज़रूरी है, उनको अंग्रेजों को ये लगता था। फॉर वार्स वर फॉट विद मैसूर, 4 युद्ध जो है लड़े गए, मैसूर के 4 युद्ध। मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 फोर्ट्स लड़े थे। 4 वार्स वर फॉट विद मैसूर, ये ध्यान रखना आपको। फर्स्ट जो था आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 to 69, सेकंड था 1780 to 84, थर्ड था 1790 to 92, एंड थर्ड
एंड फोर्थ था 1799 में। ये मैसूर के साथ होने वाले अंग्रेजों के युद्ध थे, जो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ईयर में लड़े गए। 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 and 1799. Only in the last, the Battle of सेरिंगपट्टनम, सेरीपट्टनम की आखिरी जो लड़ाई थी उसमें कंपनी को सफलता मिली। डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री। जो लास्ट लड़ाई थी, ओनली द लास्ट, ये 1799 की जो मैसूर के साथ अंग्रेजों की जो लड़ाई थी उसमें कंपनी को विक्ट्री प्राप्त हुई। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान जो थे वो किल्ड, मारे गए। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वडेयार्स। और मैसूर का राजकाज, पुराना जो राजवंश था वोडियार, उनके हाथों में आ गया। वोडियार जो डायनेस्टी थी उसके हाथ में आया। एंड सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। और इसके अलावा मैसूर भी सहायक संधि के घेरे में आ गया, यानी उसके साथ भी इम्पोज कर दी गई अलायंस। कौन सी? सब्सिडियरी अलायंस जो है उसके साथ में इम्पोज कर दी गई। वार विद द मराठास, मराठों के साथ में लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की। फ्रॉम द लेट 18th century the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power। 18वीं सदी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में जो है सोचने लगी थी। कब? 18th century को। 18th century को कंपनी जो थी वो मराठा पावर को डिस्ट्रॉय करने के बारे में वो सोचने लगी थी। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद जो डिफीट हुई थी, द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शेटर्ड। यानी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का जो मराठों का जो सपना था वो भी खत्म हो गया। मराठा ये ड्रीम देख रहे थे कि वो दिल्ली के ऊपर शासन करेंगे, लेकिन पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, उसमें उनका ड्रीम जो था वो शेटर्ड, खत्म हो गया। They were divided into many states under different chiefs, सरदार्स। और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। मराठों को जो है विभिन्न राज्यों में डिवाइडेड कर दिया गया। मैनी स्टेट्स में उनको डिवाइडेड कर दिया गया अंडर डिफरेंट चिफ्स, सरदारों के कंट्रोल में, बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। तो विभिन्न प्रकार की जो राज्य थे, उन राज्यों की जो बागडोर थी, जो कंट्रोलिंग थी, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे डायनेस्टी थे उनके हाथों में थी। तो मराठा साम्राज्य को जो है डिवाइडेड कर दिया गया मैनी स्टेट्स में, और उनके ऊपर जो है चीफ्स नियुक्त कर दिए गए। यहाँ चीफ से मतलब है सरदार, जिनमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, ये इस प्रकार के जो अलग अलग राजवंश थे उनके हाथों में किंगडम चली गई, सत्ता चली गई। These chiefs were held together in confederacy under a पेशवा। पेशवा कहते थे प्रिंसिपल मिनिस्टर। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी के सदस्य थे। कन्फेडरेंसी का मतलब होता है राज्य मंडल, राज्य का जो मंडल होता है
उसके कन्फेडरेंसी कहते हैं। तो जो जितने भी ये चीफ्स बने थे, जितनी भी डायनेस्टी थी उसके चीफ्स थे, वो हेल्ड टुगेदर इन ए कन्फेडरेंसी अंडर ए पेशवा। पेशवा कहते हैं प्रिंसिपल मिनिस्टर। तो राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा के इस राज्यमंडल का जो सैनिक और प्रशासकीय जो प्रमुख होता था वो पेशवा होता था, प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वेस्ट इन पुणे। पुणे में रहता था, सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था, वो पुणे में उसका निवास था। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ये 18th सेंचुरी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और स्टेट्समैन थे, राजनीतिज्ञ थे। The Marathas were subdued in a series of wars. एक के बाद एक कई युद्धों में the Marathas were subdued in a series of wars. सीरीज ऑफ वार्स जो हुई थी, यानी एक के बाद जो एक युद्ध हुए थे, उसमें मराठों ने जो है सबड्यूड कर दिया, यानी हार मान ली, घुटने टेक लिए। इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ शालबाई। पहला युद्ध जो हुआ था 1782 में, वो सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। जो सालबाई की ट्रीटी थी, सालबाई ट्रीटी के द्वारा एंडेड हुआ था फर्स्ट वार 1782 में। देयर वाज नो क्लियर विक्टर, जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया था, कोई भी विक्टर नहीं था। द सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 5 वाज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। और इसके अलावा दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई फ्रंट्स के ऊपर लड़ा गया था। ये डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर फोर्ट किया गया था। 1803 से 05 के बीच में मराठा वार हुआ था, सेकंड एंग्लो मराठा वार। इसका क्या नतीजा हुआ? रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गैनिंग ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। इसका नतीजा ये हुआ, इसका रिजल्ट, उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली, इसके कई जो भूभाग थे वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए। अंग्रेजों ने जो है गैन कर लिया इनको। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817 to 19 क्रश्ड मराठा पावर। और अंततः 1817-19 के तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की पावर को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया। तो तीसरा जो युद्ध हुआ था उसमें फाइनली मराठा पावर क्रश। द पेशवा वाज रिमूव्ड, पेशवा को हटा दिया गया, एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद ए पेंशन। उसको पेंशन दे दी गई और कानपुर के पास जो बिठूर है वहाँ उसको भेज दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्याज। अब विंध्य के दक्षिण में जो पूरा इलाका था, जो पूरा टेरिटरीज था, जो भूभाग था, उस पर कंपनी का कंट्रोल पूरी तरह से हो चुका था। द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, सर्वोच्चता का दावा क्या है, क्लेम क्या है, पैरामाउंटेंसी का क्लेम क्या है वो देखते हैं हम। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव, जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे क्लियर होता है, दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी परस्यूड एंड एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इससे हमको स्पष्ट होता है, ऊपर जो हमने विवरण पढ़ा है उससे स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी जो थी
वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की आक्रामक नीति पर चल रही थी, अग्रेसिव पॉलिसी के ऊपर चल रही थी, अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया था अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823, ये गवर्नर जनरल रहा था 1813 से 1823 तक। ये जो है गवर्नर जनरल रहा था। उसकी लीडरशिप में क्या हुआ, A new policy of paramountcy was initiated। एक न्यू पॉलिसी इनिशिएटेड की गई जिसका नेम था पैरामाउंटेंसी। एक नई नीति शुरू की थी, किसने की थी, ये आ सकता है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था 1813 टू 1823, उसने एक न्यू पॉलिसी लॉन्च की, एक न्यू पॉलिसी उसने इनिशिएटेड की, पैरामाउंटेंसी की। नाउ द कंपनी क्लेम्ड, अब इस पॉलिसी के तहत क्या था, अंग्रेजों का दावा था इसके तहत। नाउ द कंपनी क्लेम्ड, कंपनी क्लेम कर सकती थी, कंपनी का दावा था दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता ही सर्वोच्च है, उसकी जो अथॉरिटी है वो सबसे ऊंची है, यानी कंपनी की जो सत्ता है वो पैरामाउंट है, सुप्रीम है, यानी कंपनी की सत्ता जो है वो ही सुप्रीम है। हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है, जो इंडियन स्टेट्स है उससे वो ग्रेटर है। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियासत का क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है, एनेक्जिंग कर सकती है। कोई भी जो इंडियन स्टेट्स है उसको अधिग्रहण करने का उसको हक है। दिस वाइव्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल, और ये सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी उसमें दिखाई देती रही, बाद में भी इस प्रकार की पॉलिसी चलती रही। दिस प्रोसेस हाउ एवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, लेकिन ये प्रक्रिया ज़्यादा समय तक नहीं चली, बे रोक टोक नहीं चल सकी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किटूर इन कर्नाटका टुडे, आजकल ये जो किटूर है वो कर्नाटका में है। तो जब अंग्रेजों ने कितूर का जो छोटा सा राज्य है उसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा took to arms and led an anti-British resistance movement। तो रानी चेन्नम्मा ने जो है took to arms, हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ उसने मूवमेंट छेड़ दिया, रेसिस्टेंस मूवमेंट उसने चालू किया और उसके खिलाफ जो है अंग्रेजों के खिलाफ उसने आम हाथ में ले लिए। सी वाज अरेस्टेड इन 1824, उसको 1824 में अरेस्ट कर दिया गया एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829, और जेल में 1829 में उसकी मृत्यु हो गई। बट रायना, ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, कैरिड ऑन द रेसिस्टेंस। लेकिन इसके बाद में, चेन्नम्मा के बाद में, कितूर स्थित संगोली का एक गरीब चौकीदार रायना, जिसका नाम रायना था, उसने ये रेसिस्टेंस जारी रखा, प्रतिरोध जारी रखा। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स, और उसको सपोर्ट मिलने से, पॉपुलर सपोर्ट मिलने से उसने क्या किया, उसने मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड,
उसने ब्रिटिश कैंप्स को, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ही वाज कॉट, वो भी पकड़ा गया, एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, और उसको 1830 में हैंग कर दिया गया, यानी फांसी के ऊपर लटका दिया गया। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेसिस्टेंस लेटर इन द बुक। आप इस प्रकार के रेसिस्टेंस के कई उदाहरण इस बुक में आगे पढ़ोगे। इन द लेट 1830s, 1830 के दशक के अंत में, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत वरीड थी, डरी हुई थी। इट imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. कंपनी को ये फियर था कि रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने कंट्रोल में ले लेगा, अपनी गिरफ्त में ले लेगा। उसको ये फियर था, वरीड थी कंपनी, कि रशिया का जो प्रभाव है वो एक्सपेंड होगा एशिया और एंटर इंडिया, इंडिया में एंटर करेगा फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के माध्यम से ये जो प्रभाव है वो इंडिया में एंटर करेगा। ड्राइवन बाय दिस फियर, इसी डर के चलते द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। इसी डर के कारण अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना कंट्रोल करना चाहते थे, कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के ऊपर भी जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे, इसी फियर के कारण। द फोर्ट ए प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1848। उन्होंने 1838 से 1848 के बीच अफगानिस्तान के साथ में एक लंबी लड़ाई लड़ी एंड एस्टैब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और वहीं इनडायरेक्टली कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर लिया। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। इसके अलावा जो सिंध था, सिंध भी कंपनी के कब्जे में आ गया 1843 में। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब। अब पंजाब की बारी थी, पंजाब लाइन में था, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हैड बैक द कंपनी। यहाँ महाराणा रणजीत सिंह ने जो है कंपनी को जो है टिकने नहीं दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839। टू प्रोलॉन्ग द वार वर फॉट विद द सिख किंगडम, और मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्सेड, और अंत में 1849 में पंजाब को भी जो है एनेक्सेट कर लिया गया, अधिग्रहित कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है वो देखते हम। द फाइनल वेव ऑफ annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसकी जो आखिरी जो वेव थी, लहर थी, 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, विलय की नीति। ये जो फाइनल वेव थी, ये फाइनल लहर थी एनेक्सेशंस की, अधिग्रहण की, यानी दूसरे स्टेट्स को अपने कब्जे में करना, उसको कहते हैं एनेक्सेशन। तो एनेक्सेशंस की जो फाइनल वेव थी वो डलहौजी के साथ चली थी, डलहौजी के समय चली थी, जो गवर्नर जनरल था फ्रॉम 1848 टू 1856। ही डिवाइज्ड a policy that came to be known as the doctrine of lapse। उसने एक नई नीति अपनाई थी जिसे विलय की नीति कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। उसने जो पॉलिसी चलाई थी उसका नेम क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ही
devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse। उसने जो पॉलिसी चलाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। तो आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी चलाई थी, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी उसने इम्प्लीमेंटेड की थी। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूल राइट विदाउट अ मेल हियर हिज किंगडम वुड लैप्स। तो इस नीति के तहत क्या था, इस नीति में ऐसी कौन सी बात थी, तो उसने एक पॉलिसी बनाई थी जिसके अनुसार एक ऑब्जेक्ट था, वो इस तर्क पर आधारित था कि अगर कोई इंडियन रूलर है, डाइड मर जाता है विदाउट अ मेल, बिना किसी संतान के वो अगर मर जाता है, किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता है, तो उसकी मृत्यु के बाद में उस रियासत को अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाएगा। इस प्रकार की ये पॉलिसी थी। अगर कोई इंडियन रूलर है और मर जाता है विदाउट अ मेल हियर, बिना किसी वारिस के, हियर के पुरुष वारिस के अगर वो मर जाता है, तो उसका जो किंगडम है, उसकी जो टेरिटरी है, उस पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार की ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। दैट इज बिकेम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। तो वो जो है कंपनी की टेरिटरी का पार्ट हो जाएगी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्टेड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। तो इस नीति के तहत एक के बाद एक कई प्रकार की जो रियासतें थी उनको एनेक्टेड किया गया। सबसे पहले शतारा जो किंगडम था उसको 1848 में एनेक्टेड कर दिया गया। उसके बाद में संबलपुर 1850 को उसको अधिग्रहित कर लिया गया। उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। 54 में झांसी को जो है अंग्रेजों ने एनेक्टेड कर दिया फाइनली। और अंततः 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। और लास्ट में 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट। और इस बार अंग्रेजों ने ये आर्ग्यूमेंट दिया। क्या आर्ग्यूमेंट दिया? द सेड दे वर obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment। और उसने ये तर्क दिया, कंपनी ने ये तर्क दिया कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए जो है इस प्रकार के कृत्य से वो बंधे हुए हैं, इसलिए अवध पर कब्जा करने वो मजबूर है। इस मिस गवर्नमेंट है, मिस गवर्नमेंट से पीपल को मुक्त करने के लिए, फ्री करने के लिए वो बाध्य है। इस प्रकार का तर्क दिया गया। ऑफ द नवाब एंड अरेंज्ड बाय द ह्यूमिलिएटिंग वे इन विच द नवाब वाज डिपोज्ड। और इस तरह नवाब को जो है गद्दी से हटाया गया। तो उसे देखते हुए द पीपल ऑफ अवध जॉइंड द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। तो लोगों में जो है गुस्सा हो गया। और लोगों में गुस्सा होने से अवध के लोग भी 1857 के जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ था 1857 में, उसमें वो शामिल हो गए। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हमने ट्रेड टू टेरिटरी में कंपनी रूल एक्सपेंस पढ़ा था, टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर, वार विद द मराठास, द क्लेम, पैरामाउंटेंसी, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन टॉपिक्स का हमने आज की क्लास में अध्ययन किया, डिस्कशन किया। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस की स्थापना किस प्रकार होती है, और द कंपनी आर्मी, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।